नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध बसंत आ गया यह निबंध लेके प्रस्तुत हुए हैं, जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बसंत आ गया। सबसे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे या सामान्य परिचय ही समझ सकते हैं। तो बसंत आ गया का अध्ययन करने से पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सामान्य अध्ययन देखते हैं। तो आइए उनके सामान्य अध्ययन की ओर चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर निबंधकारों में अग्रणी हैं। उनके निबंधों में सांस्कृतिक समन्वय की विराट चेष्टा परिलक्षित होती है। कहने का अर्थ है कि उनके निबंधों में सांस्कृतिक चीज़ों की विराट चेष्टा परिलक्षित होती है, मतलब प्राप्त होती है। द्विवेदी जी के निबंधों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है ना, मतलब बहुत ही भूभाग में बहुत ही विस्तृत भूभाग जैसा फैला हुआ है, मतलब विस्तृत रूप से है। साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व, इतिहास, ज्योतिष, धर्म विज्ञान सभी क्षेत्रों में उनकी लेखनी गतिशील रही है। वो सभी क्षेत्र में क्या है, अपनी लेखनी चलाए हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका सरल सीधा व्यक्तित्व लालित्यपूर्ण एवं सरस शैली के रूप में उनके निबंधों में उतर आया है ना। उनका जो सरल व्यक्तित्व है, सीधापन है, लालित्यपूर्ण और सरस शैली के रूप में उनके निबंधों में क्या है, हमें मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ओझवलिया आरत दुबे का छपरा जिसे कहा जाता है गांव में हुआ था। कब हुआ था द्विवेदी जी का जन्म? 1907, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के, है ना, जिसे आरत दुबे का छपरा गांव में कहा जाता है। उनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। उनके बचपन का क्या नाम था? बैजनाथ द्विवेदी, है ना। लघुत्तरी प्रश्नों में यह सब प्रश्न किए जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय काशी में उनकी शिक्षा हुई। सन 1929 में उन्होंने संस्कृत साहित्य में शास्त्रीय और 1930 में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि पाई। द्विवेदी जी ने 1930 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य किया, है ना। हिंदी शिक्षक के रूप में उन्होंने शांति निकेतन में 1930 से लेके 1950 तक कार्य किया शिक्षक के रूप में। 1950 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए, है ना। देखो 1900 शांति निकेतन में शिक्षक रहने के बाद वे क्या 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के क्या प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। सन 1957 में पद्म भूषण उपाधि से क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नवाजा गया। 1957 में क्या उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष रहे, है ना। फिर उसके बाद क्या है 1960 से लेके 67 तक, है ना, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में क्या प्रोफेसर और वहाँ भी क्या है विभाग अध्यक्ष रहे। 19 मई 1989 को उनका देवासन हो गया, है ना, उनकी मृत्यु हो गई। देख लेते हैं उनके ग्रंथों का विवरण। तो निबंध संग्रह देखते हैं उनके निबंध क्या क्या हैं। अशोक के फूल जो 1948 में रचना हुई थी। कल्पलता 1951 में। कूटज 1964 में। साहित्य सहचर 1966 में। विचार प्रवाह 1959 में। विचार और वितर्क आलोक एवं, ठीक है, इतने क्या हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। आलोचना ग्रंथ देख लेते हैं। सुर साहित्य 1936 में। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1941 में लिखे। साहित्य का मर्म 1941। कबीर 1942। मृत्युंजय रविंद्र 1962। कालिदास की लालित्य योजना 1965। देखते हैं साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। नाथ संप्रदाय 1950।
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य 1953, है ना। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में उनका पांडित्य, है ना, सूक्ष्म निरीक्षण, दृष्टि और गहन संवेदना के दर्शन होते हैं, है ना। जितने भी आचार्य द्विवेदी जी ने निबंध रचना किए हैं उनमें उनका पांडित्य, सूक्ष्म निरीक्षण, दृष्टि, है ना, बहुत गहन दृष्टि से और गहन संवेदना के उनके निबंधों में हमें प्राप्त होते हैं, दर्शन होते हैं। प्राचीनता एवं नवीनता का विलक्षण सामंजस्य उनमें हुआ है। जो प्राचीन है और नवीन है दोनों का समान रूप से सामंजस्य उनके निबंधों में हमें मिल जाता है। आचार्य द्विवेदी ने अधिकतर तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा विषय के अनुकूल बदलते रहती है ना। उनकी भाषा क्या है, समय अनुकूल के अनुसार, विषय के अनुकूल अनुसार हमेशा बदलती रहती है। अतः उसमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द भी मिल जाते हैं। सूक्तियों की छटा उनकी भाषा में सरसता में और वृद्धि कर देती है। कहावतों मुहावरों का प्रसंगानुसार यथेष्ट प्रयोग उसमें हुआ है। भाषा व्याकरण के अनुशासन से अनुशासित है ना। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बसंत आ गया निबंध के बारे में देखते हैं। क्या है निबंध में? बसंत आ गया आचार्य द्विवेदी का ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? आचार्य द्विवेदी जी का ये ललित निबंध है। हाँ, इतना तो पता है कि बसंत आ गया निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, लेकिन कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। ऋतुओं, पर्वों, पुष्पों, पादपों पर उन्होंने अनेक निबंध लिखे हैं, है ना। ऋतु पे, पर्वों पे, पुष्पों पे, पादपों पे, सभी पे उन्होंने अनेक निबंध लिखे हैं, है ना। उसी अनुसार क्या बसंत मतलब ऋतु है ना, तो उन पे इन्होंने निबंध लिखा है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार की चिंता यह है कि वसंत आने पर भी प्रकृति में उल्लास क्यों नहीं है ना। मतलब वसंत आने पर क्या है, खुशी रहती है ना, तो प्रकृति में क्या है, एक नए पेड़ पौधे, नए फल फूल पत्तियाँ लगती है, तो वो उल्लास अभी उनमें अब नहीं है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह बोल रहे हैं कि बसंत आने पर भी प्रकृति में उल्लास क्यों नहीं है। प्रकृति की वसंतहीनता को वे देश की युवाओं से भी जोड़ लेते हैं और उनकी उमंगहीनता के कारण तलाशने लगते हैं। आचार्य द्विवेदी वसंत की चर्चा करते हुए कभी वर्तमान में तो कभी अतीत के खंडहरों में विचरण करते हैं, है ना। वसंत की चर्चा करते करते हुए कभी वर्तमान में रहते हैं तो कभी अतीत में चले जाते हैं। स्मृतियों के साथ कभी वे उदास तो कभी विह्वल होकर पाठक को भी अपने साथ बहा ले जाते हैं। यह निबंध उस समय लिखा गया था जब वे शांति निकेतन में अध्यापक थे, है ना। यह निबंध उन्होंने कब लिखा था? शांति निकेतन में जब वे अध्यापक थे और हिंदी भवन में रहते थे। भवन के आसपास के पेड़ पौधे से उनका आत्मीय संबंध था। बसंत के आगमन पर भी उनमें से बहुत से पौधे के खराब स्वास्थ्य को लक्ष्य कर वे चिंतन में डूबने उतारने लगते हैं। उनकी स्थापना है कि वसंत बाहर की नहीं अंदर की मन की ऋतु है ना। मन स्वस्थ हो तो 12 माह वसंत है। अनुभूति के बड़े सुंदर चित्र निबंध में हैं। मुझे कांचनार फूल की ललाई बहुत भाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फूलों की पकौड़ियाँ भी बन सकती है, पर दुर्भाग्य देखिए कि इतना स्वस्थ पेड़ ऐसा सूना पड़ा हुआ है और वह कमज़ोर दुबला लहक उठा है। कमज़ोरों में भावुकता ज़्यादा होती होगी ना। तो आइए हम आगे क्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ललित निबंध बसंत आ गया का अध्ययन करते हैं। देखते हैं। जिस स्थान पर बैठकर लिख रहा हूँ, है ना, कौन बोल रहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं जिस स्थान पर बैठकर लिख रहा हूँ उसके आसपास कुछ थोड़े से पेड़ हैं, है ना। उसके जब जहाँ कवि बैठे हुए हैं, निबंधकार बैठे हुए हैं, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनके आसपास क्या है? थोड़े से पेड़ हैं। एक सीरीज है जिस पर लंबी लंबी सूखी छिम्मियाँ अभी लटकी हुई है। पत्ते कुछ झड़ गए हैं और कुछ झड़ने के रास्ते में, है ना, है। जरा सी हवा चली नहीं कि अस्थि मालिका वाले उन्मत्त कपालिक भैरव की भांति खड़खड़ाकर झूम उठते हैं।
कुसुम जन्म ततो न पल्लवः का कहीं नाम गंध भी नहीं है। एक नीम है, जवान है, मगर कुछ अत्यंत छोटी, किसलिकाओं के सिवा उमंग का कोई चिन्ह उसमें भी नहीं है। फिर भी हम बुरा मालूम नहीं होता, उनमें से भीगी है और आशा तो है। दो कृष्ण चुड़ाए हैं, स्वर्गीय कवि व रविंद्रनाथ के हाथ में लगी वृक्षावली में वे आखिरी हैं। इन्हें अभी शिशु ही कहना चाहिए। फूल तो इनमें कभी आए नहीं, पर ये अभी नादान है। भरे फागुन इस प्रकार की खड़ी है, मानो आषाढ़ ही हो। नील मसृण पत्तियाँ और सुच्चे शिखांत, 2-3 अमरूद हैं जो सूखे सावन भरे भादों कभी रंग नहीं बदलते हैं ना। बताया गया है कि 2-3 अमरूद के पेड़ हैं जो क्या है, सूखे सावन हो या भादों है, उन क्या है, कभी उनमें रंग नहीं बदलते हैं ना। इस समय दो चार श्वेत पुष्प इन पर विराजमान है। उस समय क्या है, वो देख रहे हैं कि आसपास अमरूद का पेड़ लगा है, उसमें क्या है, दो चार सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। पर ऐसे फूल माघ में भी थे और जेठ में भी रहेंगे। जाति पुष्पों का एक केदार है, पर इन पर ऐसी मूर्धनी छाई हुई है कि मुझे कवि प्रसिद्धियों पर लिखे हुए एक लेख में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई है। एक मित्र ने एक स्थान में एक मल्लिका का गुल्म भी लगा रखा है, जो किसी प्रकार बस जी रहा है। 2 करबीर और 1 कोवीदार के झाड़ भी इन्हीं मित्र को कृपा के फल हैं, पर वे बुरी तरह चुप हैं। कहीं भी उल्लास नहीं, उमंग नहीं। उधर कवियों की दुनिया में हल्का हो गया है। प्रकृति रानी नया श्रृंगार कर रही है, और फिर जाने क्या क्या। कवि के आश्रय में रहता हूँ, नितांत ठूठ नहीं हूँ, पर भाग्य प्रसन्न न हो तो क्या करें। 2 कांचनार वृक्ष इस हिंदी भवन में है ना। कहाँ थे, शांति निकेतन में थे, तभी क्या है इस निबंध का रचना किए हुए थे ना। हिंदी भवन में रह रहे थे तो हिंदी भवन में जो वृक्ष है उनके बता रहे हैं कि यहाँ क्या हिंदी भवन में क्या है। आसपास उनके 2 कचनार के वृक्ष हैं, एक ठीक मेरे दरवाजे पर और दूसरे मेरे पड़ोसी के, है ना। भाग्य की विडंबना देखिए कि दोनों एक ही दिन लगाए गए। मेरा वाला ज़्यादा स्वस्थ और सबल है, पड़ोसी वाला कमज़ोर मरियल है ना। 2 कचनार के वृक्ष हैं, तो उनमें से दोनों के बारे में बता रहे हैं कि एक जो मेरे दरवाजे के सामने है वो क्या तंदुरुस्त है, और जो पड़ोसी वाले के पड़ोसी के पास है जो लगा हुआ है उनके पास, वो क्या है, कमज़ोर और मरियल है। परंतु इसमें फूल नहीं आए हैं। लेकिन क्या अभी तक उसमें फूल नहीं आए हैं। वह कमबख्त कंधे पर से फूल पड़ा है ना। मरियल सब पेड़ है, पर क्या मजाल है कि आप उसमें फूल के सिवा कुछ और देखें। पत्ते हैं नहीं और टहनियाँ फूलों से ढक गई है। मैं रोज़ देखता हूँ कि हमारे वाले मियाँ कितने अग्रसर हुए। कल 3 फूल निकले थे, उनमें 2 तो एक संथाल बालिका तोड़कर ले गई है ना। एक रह गया है। मुझे कंचनार फूल की ललाई बहुत भाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फूलों की पकौड़ियाँ भी बन सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम सभी निबंध कंप्लीट करने के बाद आपके सामने सभी जितने भी निबंधों के महत्वपूर्ण पद्य हैं, गद्य हैं, है ना, उन गद्यों का हम व्याख्या लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम पूरे एकांकी निबंध सभी का अध्ययन करने के बाद उनके व्याख्या लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे कि जितने निबंध हैं, जितने एकांकी हैं, उनमें महत्वपूर्ण पद्य कौन से हैं, है ना, उनमें पद कौन से हैं जिनका व्याख्या आता है ना, इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आने लायक है, वो सभी को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उन सब के भी अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे, एकांकी के अलग, निबंध के अलग, है ना, कहानियों के अलग। जैसे ही सारे चीज़ पूरे होते जाएंगे हम उसके वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चलो आगे देखते हैं। पर दुर्भाग्य देखिए कि इतना स्वस्थ पेड़, ऐसा सुना पड़ा है वह कमज़ोर दुबला लहक उठा है। कमज़ोरों में भावुकता ज़्यादा होती होगी। पढ़ता लिखता हूँ, यही पेशा है, सो दुनिया के बारे में पोथियों के सहारे ही थोड़ा बहुत जानता हूँ। पढ़ा है, हिंदुस्तान के जवानों में कोई उमंग नहीं है।
इत्यादि इत्यादि। इधर देखता हूँ कि पेड़ पौधे और भी बुरे हैं। सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि बसंत आ गया है, पर इन कमबख्तों में कोई खबर नहीं है ना। उनके बोलने का मतलब है कि बसंत आने से क्या है, नए नए पत्ते लगने लगते हैं ना, लेकिन अभी तक क्या है, इन पेड़ों में कोई नए पत्ते लगे नहीं हैं। क्या इनको कोई खबर नहीं है कि बसंत आ गया है? कभी सोचता हूँ कि इनके पास तक संदेशा पहुँचाने का क्या कोई साधन नहीं हो सकता। महुआ बदनाम है कि उसे सबके बाद बसंत का अनुभव होता है ना, मतलब उन्हें सबसे देर में बसंत का पता लगता है। पर जामुन कौन अच्छा है, वह तो और बाद में फूलता है। और कालिदास का लाडला यह कर्णिकार, आप जेठ में मौज में आते हैं ना, वे जेठ में आते हैं, फूल खिलते हैं। मुझे लगता है कि वसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में। किसी का वसंत 15 दिन का होता है तो किसी का 9 महीने का मौजी है अमरूद, है ना। 9 महीने का मौजी है अमरूद, 12 महीने इसके वसंत ही वसंत है ना। क्या 12 महीने उसमें फूल फल लगते रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि 12 महीने उसके वसंत ही वसंत हैं। हिंदी भवन के सामने गंधराज पुष्पों की पात है ना, पत्ते हैं। ये अजीब है, वर्षा में खिलते हैं लेकिन ऋतु विशेष में उतने कायल नहीं हैं। पानी पड़ गया तो आज भी फूल दे सकते हैं। कवियों की दुनिया में जिसकी कभी चर्चा नहीं हुई, ऐसी एक घास है विष्णुकांता। हिंदी भवन के आंगन में बहुत है ना। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि हिंदी भवन के आंगन में बहुत सारे क्या है, विष्णुकांता है ना, एक घास है जिसकी चर्चा कवि दुनिया में नहीं हुई ना, है ना। कवियों की दुनिया में अभी तक क्या है, इस घास की चर्चा नहीं हुई है। वही घास क्या है, पूरे हिंदी भवन के आंगन में बहुत सारे हैं। कैसा मनोहर नाम है ना, बहुत प्यारा नाम है ना, विष्णुकांता। फूल और मनोहर होते हैं, है ना, फूल तो और भी मनोहर होते हैं। जरा सा आकार होता है पर बलिहारी उस नीले मेदुर रूप की। बादल की बात छोड़िए, जरा सी पुरवैया बह गई तो इसका उल्लास देखिए, है ना। जरा सा पुरवैया आती है तो उनमें खुशी छा जाती है। बरसात के समय तो इतनी खिलती है कि मत पूछिए। मैं सोचता हूँ कि इस नाचिज लता को संदेश कैसे पहुँचता है। थोड़ी दूर पर वह पलाश ऐसा फूल रहा है कि ईर्ष्या होती है, मगर उसे किसने बताया कि बसंत आ गया है। मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, वसंत आता नहीं, ले आया जाता है। जो चाहे और जब चाहे अपने पर ले आ सकता है। वह मरियल कचनाल ले आया है, अपने मोटेराम तैयारी कर रहे हैं और मुझे बुखार आ रहा है। यह भी नियति का मजाक ही है। सारी दुनिया में हल्ला हो गया है कि बसंत आ रहे हैं और पास आया बुखार। अपने कचनार की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ, मेरी वजह से तो यह नहीं रुका है। धन्यवाद दोस्तों। यहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बसंत का समाप्ति होती है। इसके बाद हम नए निबंध के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।